लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। सोचो, धूल और गैस का एक घूमता हुआ बादल, एक फटे हुए तारे का बचा हुआ हिस्सा। ये बादल, जिसे नेबुला कहते हैं, अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे धीरे धीरे सिकुड़ गया। जैसे जैसे नेबुला सिकुड़ता गया, ये लट्टू की तरह तेजी से घूमने लगा। इस घूमते हुए बादल का केंद्र गर्म और घना होता गया। अंततः यह गर्म केंद्र एक तारे, हमारे सूर्य में बदल गया। नेबुला में बची हुई धूल और गैस नवजात सूर्य के चारों ओर घूमती रही। लाखों वर्षों में ये कण आपस में टकराते गए और चिपकते गए, धीरे धीरे बड़े और बड़े पिंड बनाते गए। पदार्थ के ये गुच्छे ग्रह बन गए, जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। शुरुआत में पृथ्वी चट्टानों का एक गर्म पिघला हुआ गोला थी, जिस पर लगातार क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु गिरते रहते थे। पृथ्वी के इतिहास के शुरुआती काल को हेडियन ईयॉन कहा जाता है। यह कल्प, जो लगभग 4.5 से 4 अरब साल पहले तक चला, तीव्र गर्मी और ज्वालामुखी गतिविधि का समय था। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो ज्वालामुखियों से ढकी हो, जो लावा और गर्म गैसों को वातावरण में उगल रहे हों। पृथ्वी की सतह पिघला हुआ समुद्र थी, जिसे क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के प्रभाव से लगातार मथा जा रहा था। वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों से भरा हुआ था, जिससे जीवन का अस्तित्व असंभव था, जैसा कि हम जानते हैं। यह वास्तव में एक अलग और कठोर वातावरण था, जो आज हम जिस पृथ्वी को जानते हैं उससे बहुत अलग था। हालांकि तीव्र बमबारी की इस अवधि ने भी पृथ्वी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन प्रभावों ने ग्रह पर पानी और अन्य वाष्पशील यौगिक पहुंचाए, जिससे भविष्य के महासागरों और जीवन की नींव पड़ी। जैसे जैसे हेडियन के दौरान पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई, वैसे वैसे वातावरण में जल वाष्प संघनित होने लगा। इस संघनन से लाखों वर्षों तक मूसलाधार बारिश हुई। आज हम जो बारिश देखते हैं, उससे बिल्कुल अलग बारिश की कल्पना करो। एक लगातार जल प्रलय, जिसने पृथ्वी की सतह पर पहले बेसिनों को भर दिया। ज्वालामुखी गतिविधि और क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव से बने ये बेसिन पहले महासागर बन गए। ये शुरुआती महासागर शायद गर्म और अम्लीय थे, जो आज हम जिन विशाल नमकीन महासागरों को जानते हैं, उनसे बिल्कुल अलग थे। हालांकि वे पृथ्वी के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम थे, जो जीवन के पहले रूपों के उभरने के लिए एक स्थिर वातावरण प्रदान करते थे। तरल पानी की उपस्थिति ने भी ग्रह की सतह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पानी ने चट्टानों को काट दिया, घाटियों को उकेरा और आज हम जो महाद्वीप देखते हैं, उन्हें आकार दिया। लगभग 4.1 से 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी और अन्य आंतरिक ग्रहों ने तीव्र क्षुद्र ग्रह बमबारी का अनुभव किया, जिसे लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के रूप में जाना जाता है। बाहरी सौर मंडल में गुरुत्वाकर्षण संबंधी परस्पर क्रियाओं से संभवतः शुरू हुई इस घटना का हमारे ग्रह पर गहरा प्रभाव पड़ा। मीलों चौड़े क्षुद्र ग्रहों की बारिश की कल्पना करो, जो पृथ्वी की सतह पर गिर रहे हैं। इन प्रभावों ने पूरे महासागरों को वाष्पीकृत कर दिया होगा, क्रस्ट को पिघला दिया होगा और भारी मात्रा में मलबे को वातावरण में फेंक दिया होगा। विनाशकारी होते हुए भी लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट ने पृथ्वी पर अधिक पानी और कार्बनिक अणु भी पहुंचाए होंगे, जिससे उस आदिम सूप को और समृद्ध किया गया होगा, जिससे जीवन उत्पन्न हुआ था। बमबारी की इस अवधि ने चंद्रमा पर भी अपनी छाप छोड़ी, जिससे अनगिनत क्रेटर बन गए, जिन्हें हम आज देखते हैं। लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट तीव्र उथल पुथल का दौर था, लेकिन इसने पृथ्वी को आकार देने और इसे जीवन के लिए उपयुक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 5, आर्चियन ईयॉन जीवन की शुरुआत। उथल पुथल वाले हेडियन के बाद पृथ्वी ने एक नए युग में प्रवेश किया, जिसे आर्चियन ईयॉन के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 4 से 2.5 अरब साल पहले तक चला। इस समय के दौरान ग्रह ठंडा होता रहा और वैश्विक महासागर से पहले महाद्वीप उभरने लगे। आर्कियन ने जीवन के पहले रूपों के उद्भव को भी देखा। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की उत्पत्ति प्रारंभिक महासागरों में हुई, शायद पृथ्वी के आंतरिक भाग से रसायनों को उगलने वाले ज्वालामुखी छिद्रों में। ये पहले जीवन रूप प्रोकैरियोट्स नामक सरल एकल कोशिका वाले जीव थे। वे प्रारंभिक पृथ्वी की कठोर परिस्थितियों में पनपे अपने वातावरण में रसायनों से ऊर्जा प्राप्त करते थे। जीवन के उद्भव ने पृथ्वी के इतिहास में एक गहरा मोड़ ला दिया। अरबों वर्षों में ये सरल जीव विकसित और विविधतापूर्ण होते गए, अंततः पृथ्वी पर सभी जीवन को जन्म दिया, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक।
भाग 6 सौर मंडल का जन्म धूल से डिस्क तक। पृथ्वी और चंद्रमा के निर्माण को समझने के लिए हमें शुरुआत में वापस जाना होगा, हमारे सौर मंडल के जन्म तक। यह सब गैस और धूल के एक विशाल घूमते हुए बादल से शुरू हुआ जिसे नेबुला कहा जाता है। इस नेबुला की कल्पना एक ब्रह्मांडीय भंवर के रूप में करो, जो धीरे धीरे घूम रहा है और अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे ठहर रहा है। जैसे जैसे यह सिकुड़ता गया, नेबुला घना और गर्म होता गया, खासकर इसके केंद्र में। अंततः नेबुला का केंद्र इतना गर्म और घना हो गया कि वह एक तारे, हमारे सूर्य में प्रज्वलित हो गया। शेष गैस और धूल नवजात सूर्य की परिक्रमा करते रहे, जिससे एक चपटा चक्र बन गया जिसे प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क कहा जाता है। बर्फ, चट्टान और गैस के छोटे छोटे कणों से बना यह डिस्क ग्रहों का जन्म स्थान था। लाखों वर्षों में ये कण टकराते गए और आपस में चिपकते गए, धीरे धीरे प्लेनेटिसिमल नामक बड़े पिंडों में विकसित होते गए। भाग 7 विशाल प्रभाव परिकल्पना चंद्रमा का निर्माण। जब सौर मंडल बन रहा था तब एक नाटकीय घटना घटी जिसने हमारे ग्रह को आकार दिया और हमारे चंद्रमा का निर्माण किया। इस घटना को विशाल प्रभाव परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह के आकार की एक वस्तु, जिसे वे थिया कहते हैं, अरबों साल पहले प्रारंभिक पृथ्वी से टकराई थी। उस विनाशकारी प्रभाव की कल्पना करो जो ऊर्जा निकली और पिघला हुआ मलबा अंतरिक्ष में फैल गया। पृथ्वी और थिया दोनों के पदार्थ के मिश्रण से बना ये मलबा पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में जमा हो गया। अंततः हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। इस प्रभाव ने पृथ्वी के अक्ष को भी झुका दिया, जिससे हमें हमारे मौसम मिले और पृथ्वी के घूमने की गति तेज हो गई। विशाल प्रभाव परिकल्पना चंद्रमा के निर्माण के लिए प्रमुख व्याख्या है। यह चंद्रमा की संरचना की व्याख्या करता है, जो आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी के समान है, और इसकी कक्षीय विशेषताओं की व्याख्या करता है। भाग 8 आधुनिक पृथ्वी को आकार देना, अरबों वर्षों की विरासत। एक ज्वलंत जन्म से लेकर जीवन के उद्भव तक 4.5 अरब वर्षों में पृथ्वी की यात्रा भूवैज्ञानिक और जैविक प्रक्रियाओं की शक्ति का प्रमाण है। आज हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं वह इस लंबे और गतिशील इतिहास का परिणाम है। टेक्टोनिक प्लेटों का निरंतर नृत्य, महाद्वीपों को आकार देना और पहाड़ों का निर्माण पृथ्वी के प्रारंभिक पिघले हुए चरण की विरासत है। जीवन से भरपूर महासागर, धीमी गति से ठंडा होने और पानी के आगमन का प्रमाण है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन से भरपूर है, वह अनगिनत जीवों द्वारा अरबों वर्षों के प्रकाश संश्लेषण का परिणाम है। यहाँ तक कि हमारा खगोलीय साथी चंद्रमा भी पृथ्वी के इतिहास के प्रारंभ में एक प्रलयंकारी घटना के कारण अस्तित्व में आया। पृथ्वी के अतीत को समझने से हमें हमारे ग्रह की प्रणालियों के नाजुक संतुलन और सभी जीवन की परस्पर जुड़ाव की सराहना करने का मौका मिलता है। जैसे जैसे हम भविष्य की चुनौतियों का सामना करते हैं, ये ज्ञान पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अपने ग्रह के इतिहास से सीखकर हम उसके भविष्य की बेहतर रक्षा कर सकते हैं। बहुत पहले हमारे सोलर सिस्टम में धूल और गैस के घुमाव में एक प्लेनेट का जन्म हुआ। हमारी धरती शुरू में आग का गोला बिना समंदर और हवा के थी। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स गिरते रहते थे, जिससे धरती गर्म रहती थी। धीरे धीरे ये सब कम हुआ और धरती ठंडी होने लगी। ऊपर की पिघली हुई सतह सख्त हो गई, जिससे धरती की पहली परत बनी। ये परत बेसाल्ट की बनी थी, एक काले रंग के पत्थर जैसा। ज्वालामुखी से लावा और गैस निकलती थी, जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। इनसे धरती की दूसरी हवा बनी। ज्वालामुखी से पानी की भाप निकलती रही और हवा में जमा होने लगी। ये भाप बादल बन गए, बारिश होने लगी। पहले तो गर्म धरती पर उबल जाती थी, पर बाद में धरती को ठंडा कर दिया। लाखों सालों में बारिश से धरती के गड्ढे भर गए और समंदर बन गए। शुरू की हवा आज की हवा से अलग थी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरी गैस थी, पर ऑक्सीजन नहीं थी। ये हवा जहरीली थी, लेकिन इसने धरती को गर्म रखा ताकि पानी रह सके, क्योंकि उस समय सूरज कम गर्म था। ज्वालामुखी से पानी आया और कॉमेट्स से भी। ये बर्फीले कॉमेट्स धरती पर गिरते थे और पानी लाते थे। धरती ठंडी होने पर प्लेट टेक्टोनिक्स शुरू हुआ। धरती की परतें हिलने लगीं, जिससे पहाड़ और ज्वालामुखी बने। जमीन के टुकड़े बने, जहां आगे चलकर जीवन शुरू हुआ। 4 अरब साल पहले धरती पर जीवन शुरू हुआ। कैसे हुआ ये अभी भी पता नहीं है, पर 2 विचार हैं, पैंस्पर्मिया और एबियोजेनेसिस।
पेंसपर्मिया कहता है कि जीवन बाहर से आया, कॉमेट्स या एस्टेरॉइड्स से। अबायोजेनेसिस कहता है कि जीवन धरती पर ही शुरू हुआ, केमिकल्स से। जीवन मुश्किल था, हवा में ऑक्सीजन नहीं थी, सूरज से खतरनाक किरणें आती थीं, लेकिन जीवन बच गया समंदर में। जीवन के विकास में डीएनए का आना बहुत जरूरी था। डीएनए एक अणु जीवन की जानकारी रखता है। इससे जीवन बदल गया और अलग अलग तरह के जीव बने। डीएनए से पहले आरएनए काम करता था। आरएनए से डीएनए आना जरूरी था ताकि जटिल जीव बन सकें। शुरू में धरती खतरनाक थी। ज्वालामुखी, सूरज की किरणें, ये सब जीवन के लिए मुश्किलें थीं। इससे कई बार जीवन खत्म हुआ और फिर शुरू हुआ, लेकिन जीवन बचा रहा जहां हालात अच्छे थे। समंदर के नीचे गर्म पानी वाले छेद, जहां से पृथ्वी के अंदर से गर्मी और केमिकल्स निकलते हैं, वहां शायद पहले जीवन रहा होगा। अरबों सालों में जीवन ने कई मुश्किलें देखी, लेकिन जीवन बचा रहा, बदलता रहा। आज का समंदर और हवा जीवन की वजह से है। धरती की कहानी जीवन की ताकत की कहानी है। एक आग के गोले से धरती जीवन से भर गई। कभी सोचा है कि धरती पे जिंदगी कैसे शुरू हुई? साइंस का ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। चलो इसमें डाइव करते हैं। पहले पहल की धरती के प्राइमोर्डियल सूप में मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूम रहे थे और यूं ही रिएक्ट कर रहे थे। अचानक एक गेम चेंजर आया, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल अपनी कॉपी बना सकता था, जिससे जिंदगी की पहली चिंगारी जली। लेकिन रुको, और भी है। आजकल की जिंदगी का जेनेटिक मटेरियल डीएनए ने आखिरकार ये रेप्लिकेशन वाला काम संभाल लिया। कुछ वायरस और बैक्टीरिया को छोड़कर आज लगभग सभी जीव रेप्लिकेट करने के लिए डीएनए का इस्तेमाल करते हैं। ये जेनेटिक कोड की बदौलत है। अब सेल मेम्ब्रेन्स का क्या? एक सिंपल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की कल्पना करो। मॉलिक्यूल्स की दो लेयर्स, जिनके हेड पानी से प्यार करते हैं और टेल्स पानी से डरते हैं। इन बाइलेयर्स ने बुलबुले बनाए, जिससे रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स के लिए एक सुरक्षित जगह बन गई। एक थ्योरी यह है कि मेम्ब्रेन्स रेप्लिकेटर्स जैसे आरएनए के बाद बने। ये शुरुआती प्रोटोजेल्स शायद बहुत बड़े हो गए और फट गए, अपना सामान बिखेर दिया और फिर नए बुलबुले बन गए। प्रोटीन्स ने बाद में इन मेम्ब्रेन्स को मजबूत बनाने और सेल डिवीजन में मदद की। आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड शायद सबसे पहले रेप्लिकेटर्स में से एक था, क्योंकि यह जेनेटिक जानकारी स्टोर कर सकता था और रिएक्शंस को कैटलाइज कर सकता था। समय के साथ डीएनए ने जेनेटिक स्टोरेज का काम संभाल लिया और प्रोटीन्स मैन कैटलिस्ट बन गए, जिससे आरएनए को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने और प्रोटीन्स बनाने का काम मिल गया। ये सब कहां हुआ? कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि शुरुआती सेल्स समुद्र तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास बने, जिन्हें ब्लैक स्मोकर्स कहते हैं, या धरती की सतह के नीचे गर्म चट्टानों में भी। अनगिनत शुरुआती सेल्स में से सिर्फ एक ही वंश बच गया, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर यानी ल्यूसिए, जो शायद एक प्रोकैरियोट था, आज धरती पर सभी जीवों का पूर्वज है। ये डीएनए, आरएनए और एंजाइम्स का इस्तेमाल करता था, बिल्कुल आज के सेल्स की तरह। डार्विन ने देखा कि सभी जीव अपनी जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, आबादी स्थिर रहती है और प्रजातियों के भीतर विविधताएं होती हैं। इनमें से कुछ विविधताएं अगली पीढ़ी को मिलती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।